reproductive health. This is our fourth chapter in the unit of genetics. 3 chapters we have already completed along with their MCQs. Now ये जो चैप्टर है इसमें हमको इन जनरल हेल्थ एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है जो कि रिलेटेड है रिप्रोडक्शन से और रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, तो उनको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. सो इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसको कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है. सो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ रिप्रोडक्टिव लाइफ. मतलब इसमें कई एस्पेक्ट हैं. फिजिकली जो है वो फिट होना चाहिए पर्सन को, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, बिहेवियरली जो है उसको फिट होना चाहिए, सोशली एडेप्टेड होना चाहिए, सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजारने के लिए, तो इसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है. सेम एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को यहाँ पर समराइज किया गया है, उसी को पॉइंट वाइज दिखा गया है. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और इसके लिए जो स्ट्रेटेजीज हैं, नेक्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हैं. तो यहाँ पर इंडियन कल्चर में जो है अगर हम बात करें तो नॉलेज ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज रॉन्ग थिंग. इंडियन कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से. और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो हमको स्टडी करना है स्ट्रेटेजीज के अंदर में, वो है फैमिली प्लानिंग का. तो इंडिया जो है वो पहला कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग को सीरियसली लिया और वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन के क्या नुकसान होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको फील किया और वेरियस टाइप के बर्थ कंट्रोल मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया. तो ये चीजें यहाँ पर स्टार्ट में हमको दी हुई हैं. तो बिगिनिंग में हमको जो फैमिली प्लानिंग का जो पार्ट है वो पढ़ना है स्टार्ट में. तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर के. जैसे अर्ली मैरिज एज सुन एज द गर्ल अटेन प्यूबर्टी, तो जल्दी मैरिज करना एक ये भी जो है बड़ी फैमिली को लीड करता है. टीन एज गर्ल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो जेस्टेशन पीरियड के लिए, प्रेगनेंसी पीरियड के लिए उतना एडेप्टेड नहीं होती उनकी बॉडी, बट स्टिल दे गेट प्रेग्नेंट ड्यू टू अर्ली मैरिज. तो अर्ली मैरिज की वजह से ये प्रॉब्लम भी होता है, जो गर्ल्स होते हैं उनका जो करियर होता है, एजुकेशनल एकेडमिक जो करियर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है. मैटरनल और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी ज्यादा होती है अर्ली मैरिजेस की वजह से. फिर उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में और कैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचना है इस चीज की नॉलेज भी कम होती है. फैमिली प्रॉब्लम्स को जो है कैसे टैकल करना है ये चीज भी जो है उतना नहीं मालूम होती, क्योंकि एज उतनी सफिशिएंट नहीं होती कि उस चीज को समझा जा सके. और इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और फिर उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो जाते हैं. अब उसके लिए जो है जो स्ट्रेटेजीज हैं, स्ट्रेटेजीज में नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर लॉन्च्ड अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में अलग अलग जो है चीजें इसके अंदर आती हैं. तो इसके अंदर सबसे पहला है कि लोगों को जो है वो अवेयर कराया जाए. अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, मतलब लोगों के अंदर ये बेदारी लाई जाए कि बड़ी पॉपुलेशन के क्या नुकसान होते हैं और किस तरह से छोटी फैमिलीज हैं वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारती हैं, इस चीज के बारे में लोगों को अवेयर करवाना. तो अवेयरनेस प्रोग्राम है दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, ताकि वो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ को हेल्दी तरीके से गुजार सकें. फैमिली प्लानिंग के लिए, फर्टिलिटी रेगुलेशन के लिए जो मेथड्स हैं यानी बर्थ कंट्रोल मेथड, उनसे लोगों को अवेयर करवाया जाए. फिर पर्सनल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस लाई जाए
और इसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं, वो कैसे स्प्रेड होती हैं, उनके लिए लोगों में अवेयरनेस लाया गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या नुकसान हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब बर्थ पर कंट्रोल के जो तरीके हैं उनके बारे में मालूमात देना। तो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसको कहते हैं, सडन इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बिगिनिंग में यही चीजें हैं, बहुत डिटेल में जो है वो पूरा 1.5 पेज इंट्रोडक्शन के तौर पर ही दिया हुआ है, उसके अंदर यही सारी चीजें इन बिटवीन द लाइन लिखी हुई हैं। फिर यहाँ पर कुछ रीजन है कि जो वास्ट पॉपुलेशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, तो वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है इस वक्त नियर अबाउट जो है वो 2 बिलियन तक पहुंचा है, 2 बिलियन से 6 बिलियन तक पहुंचा है। ईयर 1900 का जो सर्वे था उसके मुताबिक 2 बिलियन था, और फिर ईयर 2000 में जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक 6 बिलियन तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन पहुंच गया है। और फिर इसमें इंडिया जो है ये वन ऑफ द वास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री माना गया है। अगर रैंडमली इंडियन पीपल को जो है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और फिर सर्वे किया जाए तो हर 6th पर्सन जो है वो इंडियन मिलेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना तेज इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये ग्रो हो रही है। तो ग्रोथ रेट जो है ये नियर अबाउट है 1.7%, मींस 17 पर 1000 पर ईयर, ये ग्रोथ रेट है अकॉर्डिंग टू 2000 सर्वे। और यहाँ पर 2011 के सर्वे, 11 का जो सर्वे है वो तो नहीं है हमारे सिलेबस में, बट उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 20 पर 1000 पर ईयर का ग्रोथ रेट है, मतलब 1000 लोगों पे 20 चिल्ड्रन एक साल में। अब यहाँ कुछ रीजन दिए हुए हैं, जैसे डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट जो है उसकी कमी हो गई है क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स बढ़ रहे हैं, उसके अंदर एडवांसमेंट आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, तो लोगों की जो है वो जान को आसानी से बचाया जा सकता है, तो डेथ रेट जो है कम हो गई है। और वेरियस टाइप की मेडिसिन से डिस्कवर होने की वजह से, एंटीबायोटिक्स के डिस्कवर होने की वजह से लोगों का जो लाइफ स्पैन है वो एवरेज लाइफ स्पैन इंक्रीज हुआ है। फिर डिक्लाइन इन मैटरनल मॉर्टालिटी रेट, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, पार्चुरेशन के टाइम पे पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे जो मदर होती थी उनकी डेथ हो जाया करती थी, उस चीज को अब काफी हद तक के रिड्यूस कर लिया गया है, तो मैटरनल मॉर्टालिटी रेट कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ। फिर इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट को कम किया गया है, बच्चों को जो है बचाया जा रहा है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। सम रिलीजियस बिलीफ्स हैं बर्थ कंट्रोल के अगेंस्ट, जैसे कुछ फैमिलीज जो है उसमें ये ख्याल किया जाता है कि बड़ी फैमिली जो होती है ये गॉड का गिफ्ट होती है, तो कुछ रिलीजियस बिलीफ भी हैं जो हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। लोगों को जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये चीजें जो है ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण बन रही हैं। फिर कुछ टेक्निक्स भी हैं जिसके थ्रू जो है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन कराया जाता है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो इम्बैलेंस हो जा रही है। जैसे एमनियोसेंटेसिस जो है एक टेक्निक होती है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके टेस्ट किया जाता है, और कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो गर्ल चाइल्ड होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, तो उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो ये चीजें जो है ये पॉपुलेशन को बढ़ाने के साथ साथ में इम्बैलेंस भी कर रही है। फिर यहाँ पर बर्थ कंट्रोल एस्पेक्ट्स कुछ मेथड दिए हुए हैं बर्थ कंट्रोल के लिए। तो बर्थ कंट्रोल में सबसे जो पहले है वो है फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ताकि पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ पर जो बर्थ कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट एम जो है वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज द मेन एम ऑफ द बर्थ कंट्रोल। यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन, कंसीव होना मीन्स टू बिकम प्रेग्नेंट, सो प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन या फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन को रोकना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन कहा जाता है। अब इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज आती हैं।
तो इन कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कैटेगरीज है वो लिखी हुई हैं कि किस तरीके से बर्थ को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर कुछ नेचुरल मेथड्स हैं और बैरियर मेथड है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस यूज होते हैं। कुछ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं जिनको इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस के अंदर, जैसे कॉपर टी वगैरह है। कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मीजर्स हैं जिसके अंदर पिल्स आती हैं, ओरल पिल्स जो रहती है। कुछ इंजेक्शन मेथड में आता है और इम्प्लांटेशन है, डर्मल इम्प्लांटेशन, और या कि फिर परमानेंट मेथड है जिसको सर्जिकल मेथड कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से बर्थ के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। अब यहाँ पर इनको हम देखेंगे एग्जांपल्स के साथ में। तो पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में जो है वो कोई डिवाइस यूज नहीं किया जाता, यानी कोई भी बर्थ कंट्रोल जो मीजर है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पर जो है वो यूज नहीं होता नेचुरल मेथड में। अब ये जो नेचुरल मेथड है इसके अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, मतलब फर्टिलाइजेशन। मतलब इस पर काम करता है कि किसी तरह से फर्टिलाइजेशन को जो है वो रोका जाए। तो इसके अंदर यहां पर आ जाते हैं दो सब मेथड। एक जो है वो है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कंप्लीट एब्स्टिनेंस भी होता है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से अपने आप को रोका जाए। तो कपल्स जो है वो अपने हिसाब से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से रुके तो वो कंप्लीट एब्स्टिनेंस होता है। यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्टाइल पीरियड वाला टाइम होता है, मतलब वो टाइम जहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो मैक्सिमम होते हैं, उस ड्यूरेशन में सेक्सुअल कांटेक्ट करने से बचा जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में इट इज अ मेथड इन विच कपल अवॉइड और एब्सटेन कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड। मतलब 14th डे पर ऑन एंड एवरेज, अगर साइकिल 28 डेज की है, प्लस माइनस होता रहता है फीमेल्स की साइकिल में, तो अगर एवरेज 28 डेज की साइकिल है तो उसमें से 14th डे पर जो है वो ओव्यूलेशन माना जाता है, ओव्यूलेटरी फेज होती है वो। तो उसके आसपास, मतलब ये जो मिडल का 1 वीक है, इसको जो है वो फर्टिलिटी के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट पीरियड माना जाता है। तो इस दौरान सेक्सुअल कांटेक्ट करने से बचा जाए, क्योंकि ओवम और स्पर्म की जो लाइफ होती है वो नियरली 3 डेज से लेकर 4 डेज तक मैक्सिमम होती है। तो इस दौरान कॉपुलेशन से बचा जाए, कोइटस से बचा जाए, तो इसको कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो ये नेचुरल मेथड है। फिर इसी में सेकंड जो सब मेथड है वो है विड्रॉल या कि कोइटस इंटरप्टस मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट जो मेल है वो अपने कॉपुलेटरी ऑर्गन को बिफोर इजाकुलेशन जो है वजाइना से बाहर निकाल लेता है ताकि इंसेमिनेशन से बचा जाए। इंसेमिनेशन मतलब डिपोजिशन ऑफ सीमन, तो सीमन को डिपॉजिट करवाने से रोका जाए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो कोइटस इंटरप्टस मेथड होता है ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इंसेमिनेशन जो है वो हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रो सीमन होता है, मतलब एक्चुअल सीमन रिलीज होने से पहले जो फ्लूइड रिलीज होता है प्रो सीमन, उसमें भी कुछ स्पर्म्स आ जाते हैं और वो स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज कर देते हैं एग को, तो जेस्टेशन या प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो तीन जो है वो नेचुरल मेथड है। एक और नेचुरल मेथड इसके अंदर आता है वो होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया। तो लैक्टेशन पीरियड जो होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला पीरियड होता है, और लैक्टेशन के 6 मंथ में, मतलब स्टार्ट के 6 मंथ में फीमेल्स को बर्थ के बाद में एमसी जो है वो नहीं आती है। तो पीरियड्स नहीं आने की वजह से वहां पर हार्मोनल चेंजेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, पर्टिकुलरली जो जीएनआरएच का लेवल रहता है वो लो रहता है एलटीएच की वजह से। एलटीएच मतलब ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन की वजह से एफएसएच और एलएच का लेवल लो रहता है, तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन अवॉइड होता है, फॉलिकुलर ग्रोथ जो है वो अवॉइड होती है। तो फीमेल्स को उस ड्यूरेशन में मेंसेस नहीं आते हैं और ओव्यूलेशन भी नहीं होता, तो उसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जेस्टेशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लैक्टेशनल अमेनोरिया, ये जो है
इट कॉज ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन फॉर अबाउट 6 months आफ्टर पार्चुरेशन। मतलब बच्चे के बर्थ के बाद में जो स्टार्ट के 6 मंथ होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो पीरियड होता है, लैक्टेशन पीरियड जो होता है, इस टाइम पर फीमेल की बॉडी में एलटीएच हार्मोन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और हाई अमाउंट ऑफ एलटीएच ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या उसी को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, तो उसकी वजह से एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल ये कम हो जाता है। एफएसएच और एलएच के लेवल कम होने की वजह से फॉलिकल और ओवम जो है ये ग्रो नहीं हो पाते, ओव्यूलेशन जो है वो रुक जाता है, तो इस चीज की वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है स्टार्ट के 6 मंथ तक। ऐसा सोचा जाता है कुछ लोगों में कि जब तक का जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग चलती है तब तक का ओव्यूलेशन नहीं होता, तो ऐसा सोचना जो है वो गलत है। स्टार्ट के 6 मंथ में ही जो है ये लैक्टेशनल अमेनोरिया का जो मेथड है ये यूजफुल होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग का जो पीरियड है वो 1.5 साल से 2 साल होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 1.5 साल या 2 साल जो है अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाएगा तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। स्टार्ट के 6 मंथ, और इसमें जो है वो पार्चुरेशन के बाद से जो स्टार्ट के 6 मंथ है, क्योंकि यहाँ पे एलटीएच का लेवल बहुत हाई होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि इस दौरान जो है वो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। तो नो मेंस्ट्रुएशन ऑकर ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड का मतलब अगेन यहाँ पर है स्टार्ट के 6 मंथ। थ्रू आउट लैक्टेशन पीरियड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पूरे 1.5 साल तक फीमेल जो है, मदर जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस वक्त तक कि उसमें एमसी नहीं आएगी। 6 महीने के बाद में 7वें 8वें महीने से एमसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन अपसेट होता है। तो ये एक मेथड है, हार्मोनल है, बट ये बर्थ के बाद ही एप्लीकेबल है। बर्थ मतलब बच्चे के बर्थ के बाद के लिए ही है ये मेथड। तो ये भी नेचुरल मेथड में ही काउंट होता है। फिर जो सेकंड है, ये तो नेचुरल मेथड्स के अंदर में कुछ मेथड्स हो गए। नेचुरल मेथड में हमने क्या क्या देखा है, सेव पीरियड देखा। सेव पीरियड इसके पहले वाला जो था जिसको रिदम मेथड भी कहते हैं, ये वाला जो पीरियड है इसको सेव पीरियड कहते हैं। इसी को पीरियोडिक एब्स्टिनेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी को रिदम मेथड भी कहा जाता है। फिर दूसरा हमने देखा विड्रॉल मेथड या कि क्वाइटस इंटरप्टस मेथड, और फिर ये लैक्टेशनल अमेनोरिया। ये तीनों जो हैं ये हमारे नेचुरल मेथड्स में आते हैं बर्थ कंट्रोल के। फिर है कुछ फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या इनको बैरियर मेथड्स भी कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियली है, यहाँ कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होता है। तो इसके अंदर जो है दिस मेथड प्रिवेंट्स द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय बैरियर। कोई ना कोई बैरियर यूज किया जाता है और वो ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकता है। तो सच मेथड्स अवेलेबल बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। तो कौन कौन से टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो अवेलेबल है वो अभी हम देखेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पे बैरियर मेथड में सबसे पहले जो है वो है कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स जो होते हैं दे आर द रबर शीट, लेटेक्स रबर शीट होती है ये। कॉन्डम्स जो है ये बैरियर है, थिन रबर के बने हुए रहते हैं। द मेल कॉन्डम जो है ये यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं इसका। तो जो मेल कॉन्डम है इट इज यूज्ड टू कवर द पेनिस just before the coitus so that semen is not entered into the female's reproductive tract, ताकि फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमन को डिपॉजिट होने से रोका जा सके। और गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर कॉन्डम्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्टिकुलरली ऐसे कपल जिनको बर्थ हुई है, मतलब जिनके बच्चा पैदा हुआ है, तो उनको बाद में कॉन्डम्स जो है ये फ्री में दिए जाते हैं ताकि वो बर्थ को जो है वो कंट्रोल कर सकें। और इसका जो ट्रेड नेम है वो निरोध है, निरोध। ये ट्रेड नेम भी आप याद रखिए क्योंकि मार्केट में जो है ये निरोध के नाम से बिकता है।
या कॉन्डम के नाम से भी। तो बर्थ कंट्रोल के अलावा इसका एक और फायदा होता है, वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस होती हैं, एसटीडीज जो होती हैं, उनको भी ये प्रिवेंट करता है। जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, क्लेमाइडियासिस है, ट्रिपोनिमा वगैरह इन्फेक्शन जो होते हैं उनको ये रोकता है। तो कॉन्डम वगैरह जो है ये यहाँ पर यूज किए जाते हैं टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। दोनों में जो है ये हेल्पफुल है बर्थ कंट्रोल के साथ साथ। फिर मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है अवेलेबल है। फीमेल्स के लिए जो है कुछ कॉन्डम्स आते हैं, इनको फेमिडोम्स कहा जाता है। फीमेल कॉन्डम्स को फेमिडोम्स कहा जाता है। एनसीईआरटी में उसका डायग्राम भी जो है वो बना हुआ है, ज्यादा क्लियर डायग्राम तो नहीं है बट कॉन्डम फॉर फीमेल बना हुआ है पेज नंबर 60 पर। ये यहाँ पर जो डायग्राम है ये वाला, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही अवेलेबल है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिजिकल बैरियर के अंदर ये जो डिवाइस है इसमें डायफ्राम आता है, सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं, ये जो है रबर लेटेक्स के बने हुए रहते हैं। इनको इसमें से जो वॉल्ट है, सर्वाइकल कैप्स हैं, इनको रीयूज किया जा सकता है बट इनको फीमेल और मेल जो कॉन्डम्स होते हैं इनको रीयूज नहीं किया जाता, ये डिस्पोजेबल होते हैं। फिर ये जो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट जो होते हैं इनको सर्विक्स के ऊपर टेम्परेरी तौर पर लगाया जाता है ताकि सर्विक्स जो है वो कवर हो जाए। सर्विक्स वो पार्ट होता है जो जहां से जिसके बाद से फिर यूटेरस जो है वो स्टार्ट होता है। तो यूटेरस का जो लोअर पार्ट होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। हमने इसको स्टडी किया है यूटेरस के स्ट्रक्चर में। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में इंट्रा यूटेराइन कुछ डिवाइसेस हैं। तो इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इसलिए कहते हैं, इनको यूटेरस के अंदर इंप्लांट किया जाता है, मतलब यूटेरस के अंदर इसको लगाया जाता है। और ये जो पर्सन है हम खुद से इसको नहीं लगा सकते, कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही इसको जो है वो इंप्लांट करता है। डॉक्टर हैं या कि फिर मेडिकल वर्कर्स हैं वही इसको इंप्लांट करते हैं। तो ये जो है फीमेल्स यूज करते हैं, डॉक्टर और एक्सपर्ट के जरिए इनको इंसर्ट किया जाता है यूटेरस के अंदर वजाइना के थ्रू। तो इसमें भी अलग अलग टाइप है। आईयूडीज के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें है, पहली जो सब टाइप है वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मतलब ऐसे इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिनके ऊपर कोई मेडिसिन जो है वो नहीं लगी हुई है। तो यहाँ इस तरफ से जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर के ऊपर आपको जो है वो 2 क्वेश्चन मिलते हैं मैक्सिमम, एक या एक से ज्यादा अगर आया तो 2, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है हर साल, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही देखा गया है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो बर्थ कंट्रोल डिवाइस के ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इंट्रा यूटेराइन के अंदर, मतलब इंट्रा आईयूसीडी भी कहा जाता है इनको, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज हैं उनके एग्जांपल में आ जाता है लिपिस लूप जो यहां पर बना हुआ है, और ये बैरियर की तरह काम करता है, स्पर्म्स को जो है वो आगे बढ़ने से, फैलोपियन ट्यूब तक जाने से रोकता है। तो ये नॉन मेडिकेटेड है। और इसमें फिर कुछ होते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो ये इसके टाइप्स हैं। नॉन मेडिकेटेड के अंदर जो है वो लिपिस लूप है। ये एग्जांपल सेम वही सारी एग्जांपल लिखी हुई है, एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको नहीं याद करनी है। कुछ बुक्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी मिलेंगी पर इतना ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर की तरफ से। तो इसमें जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखी है सारी वही एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी हुई है, और इवन आपके एमटीजी की भी टेक्स्ट बुक को मैंने सामने रखा है तो उसके अंदर भी सेम एग्जांपल्स हैं। कुछ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं, मतलब कॉपर रिलीज करने वाली आईयूडी। तो कॉपर जो होता है ये स्पर्म की मोटाइलिटी को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो है वो उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो है ये कम हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर का फंक्शन, क्योंकि ये एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में, आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कई बार जो है वो प्रेजेंटेशन देखिए तो हो सकता है कि 2 से 3 बार में आपको ये चीजें जो है वो याद हो जाएगी, तो अलग से फिर इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में देख सकते हैं कॉपर टी है, फिर यहाँ पर कॉपर टी इम्प्लांट करके दिखाया गया, ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टी शेप जो डिवाइस है ये कॉपर टी, यहाँ पर इसके इस जगह पर जो इसका ये स्टेम है
इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे कॉपर का एक कॉइल लपेटा हुआ रहता है जिसमें से कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं। तो उसकी वजह से जो म्यूकस होता है इसके सराउंडिंग में, स्पर्म जब यहाँ पर डिपॉजिट भी हो जाते हैं तो भी वो स्पर्म्स यहाँ फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। कॉपर टी है, दूसरा जो वेरिएंट है वो है कॉपर 7, तीसरा इसका जो वेरिएंट है वो है मल्टीलोड 375। तो ये इसमें 3 एग्जांपल है, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। एक्चुअली कॉपर टी और कॉपर 7 ये जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के टाइम पर कॉपर टी जो है वो ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो निकल भी जाता है, और मल्टीलोड 375 जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर किसी फीमेल को जो है वो हैवी मेंसेस भी आ रहे हैं तो भी जो है ये आसानी से एक्सपेल नहीं होता, लगा रहता है। और बाकी कॉपर टी जो है ये एक अच्छा यूजफुल मेथड है, लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर ये कुछ फीमेल्स को जो है वो सूट नहीं करता, तो समटाइम ये हो जाता है कि हैवी मेंसेस आ जाते हैं जिसको मेनोरेजिया कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो मेनोरेजिया वगैरह हो सकता है कुछ फीमेल को इनिशियली, और कभी हैवी मेंसेस के टाइम पर ये एक्सपेल भी हो जाते हैं। बट मल्टीलोड 75 एक बहुत लेटेस्ट वेरिएंट है इसी का, और ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कॉपर टी एंड कॉपर 7। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर आयन का फंक्शन आप देख सकते हैं, और उसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। जब स्पर्म की मूवमेंट कम हो जाएगी, मोटालिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो सेल्स रहते हैं फेगोसाइटिक सेल्स म्यूकस में रहते ही हैं हर जगह पे, तो वो उनको आसानी से फेगोसाइट कर लेंगे, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, मतलब इसके पहले जो थे वो तो कॉपर रिलीज करने वाले थे, ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज है। यूजुअली जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं, तो इसके अंदर दो नाम इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, लिवोनोगेस्टेरॉल 20, LNG का फुल फॉर्म है। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 ये भी जो है LNG-20 प्रोजेस्टासर्ट वगैरह जो है ये भी स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, मतलब स्पर्म्स को किल करवा देते हैं बाय फेगोसाइटिक सेल्स, और साथ ही जो है यूटेरस के एनवायरनमेंट को होस्टाइल बना देते हैं, अनसूटेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब ना सिर्फ स्पर्म को किल करते हैं, बल्कि अगर बाय चांस कभी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस की वॉल से अटैच नहीं हो पाता, मतलब कि वहां का एनवायरनमेंट इतना होस्टाइल हो जाता है कि उससे इम्प्लांटेशन रुक जाता है। जब इम्प्लांटेशन रुक जाता है तो फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, MC जब आती है, तो ब्लड के साथ में वो बाहर आ जाता है। इन सभी के ऊपर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाने के वक्त में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सामने रखा है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी यहाँ पर मैं कवर करते हुए चला हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस जो है वो बस इन बिटवीन लिखी हुई है, एक्स्ट्रा भी है कुछ, तो आप उसको हो सके तो एक बार बस सरसरी तौर से रीड कर लें। बाकी जो है यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कवर किए हैं। कुछ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जिनको ओरली इनटेक किया जाता है, और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये फीमेल्स के लिए होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो अलग अलग टाइप के टैबलेट्स हैं और पिल्स हैं, इनको कॉमनली जो है वो पिल्स कहा जाता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो यहाँ पर जो है वो बर्थ कंट्रोल पिल का पूरा एक स्ट्रिप दिखाया गया है, तो ये पूरा स्ट्रिप है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाने के बाद, जैसे कि MC जो है वो स्टार्ट हो गई, तो मेंसेस आ जाने के बाद में 4 दिन तक का जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, तो उसके अगले 2 दिन के बाद से इन टैबलेट्स को जो है स्टार्ट किया जाता है। और ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, इन स्ट्रिप्स के अंदर एक स्ट्रिप के अंदर ज्यादा करके जो है वो 24 से लेकर के 26 तक टैबलेट्स होती हैं इसमें। तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक किट की तरह होता है, इसको डेली अपटेक करना होता है। जैसे इसके अंदर जो है वो एक कॉमनली अवेलेबल जो टैबलेट थी वो है माला डी, अभी भी मिलती है मेडिकल्स में, कुछ डॉक्टर्स जो ओल्ड डॉक्टर्स हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं। सो दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स पॉपुलरली कॉल्ड एज द पिल्स। आई पिल करके टैबलेट आती है, और यहाँ पे इसके अंदर इसका जो कंटेंट है 2 तरह से हो सकते हैं, या तो सिर्फ जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, और या कि फिर जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। तो कंबाइंड पिल्स भी आती हैं, और प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन रहता है।
तो ज्यादा करके अगर एवरेज देखें तो इन टेबलेट्स को इनटेक किया जाता है फॉर 21 डेज। जो किट होता है उसमें 2-3 टेबलेट जो है वो ज्यादा ही होती है, पर 21 डेज के लिए इनको जो है इनटेक किया जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के आके जाने के 1-2 दिन बाद से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो किसी फीमेल को जो है अगर सपोज 1 जनवरी को जो है मेंसेस स्टार्ट हुआ, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 दिन जो है उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा। तो फिर 6 जनवरी से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो बट जब स्टार्ट करती है फीमेल इसको, तो डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं ये सारी चीजें, उनको डेली इस चीज को जो है वो एक सेम टाइम पर अपटेक करना होता है। तो डेली जो है वो एक फिक्स टाइम पर इसको लिया जाता है। तो कुछ ऐसी हैं जो हार्मोनल पिल्स हैं जो इसके पहले हमने देखा। फिर पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज। जैसा मैंने बताया 21 डेज के लिए इसको लिया जाता है। 21 या कुछ केसेस में 22-23 डेज के लिए कंटिन्यू लेते हैं, मतलब अगली एमसी आने से पहले पहले तक का इसको इनटेक किया जाता है। 21 डेज तक का अगर इसको लेंगे तो वहां तक जो है जो फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड होता है वो खत्म हो चुका रहता है। तो उसके बाद फिर जो ओवम है वो रिलीज भी नहीं होता और जो प्रीवियस ओवम है वो डिजेनरेट हो चुका रहता है। तो उसके बाद से फिर जो है वो सेम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इसको विद इन फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट किया जाता है। एक और जो यहाँ पर है नॉन स्टीरॉइडल, मतलब वो मेडिकेशन जो कि जिसमें स्टीरॉइड नहीं है, मतलब लीस्ट साइड इफेक्ट है इसका। इसके पहले जो थे उनका भी साइड इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, बट कुछ फीमेल्स के अंदर उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बट ये जो है ये एक ऐसी मेडिकेशन है, आप देख रहे हैं नाम सहेली, तो सहेली के नाम से ही मेडिकल में जो है बिकती है, आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, नाम बहुत आसान नाम है ये। तो सहेली के नाम से मेडिकल में डायरेक्ट ओटीसी मेडिसिन है। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर मिल जाती है आपको, मतलब किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए जो है वो रिक्वायर नहीं होता, आप डायरेक्ट मेडिकल में जाकर के इसको परचेस कर सकते हो। तो ये जो है ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है जिसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर यूज किया जाता है और इसको सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए बनाया गया है। इंडिया में ही इसको जो है वो बनाया गया है। फिर इंजेक्शन और इम्प्लांट मेथड अवेलेबल है। कुछ इंजेक्शंस हैं जो प्रेगनेंसी को टालने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन अलोन हो सकता है और या कि फिर एस्ट्रोजन के साथ में कंबाइंड इंजेक्शन, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, पिल्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वैसे ही इंजेक्शन भी होते हैं। तो इंजेक्शन जो है वो यूज किए जा सकते हैं और या कि फिर जो है वो कुछ इम्प्लांट्स होते हैं। इम्प्लांट्स मतलब जिसको स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, तो इनको डर्मल इम्प्लांट कहते हैं। ये सारी जो चीजें हैं ये फीमेल्स के लिए ही हैं। याद रखिए ज्यादा करके जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल हैं वो फीमेल के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल नहीं है, फीमेल के लिए ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल है। तो लॉन्ग पीरियड के लिए काफी इफेक्टिव होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेडिकल से जो मेडिकल में मिलने वाला जो स्ट्रिप है वो दिखाया गया है इम्प्लांट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इम्प्लांट का ये एक मैच स्ट्रिप लाइक या कि फिर जो है वो कैप्सूल लाइक एक यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। नॉर्मली इसको जो है यहाँ पर आर्म के ऊपर या कि फिर थाई के नीचे, जो थाई में जो स्किन है वहां पर इसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसको डर्मल इम्प्लांट कहा जाता है। हाँ, इसके अंदर जो सहेली जो ड्रग है, तो इसके पहले मैंने यहां पर बताया, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन 2 इयर्स बिफोर आया था कि उसके अंदर जो उसका कंपोजिशन है वो क्या है। तो उसका नाम आप याद रखिए सेंटोक्रोमन, CENTCHROMAN, सेंटोक्रोमन। ये उसका जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, नॉन स्टेरॉइडल है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और वेरी इंपॉर्टेंट ये डेली अपटेक नहीं की जाती है। दिस इज द वीकली, ये है वीकली, मतलब हफ्ते में एक दिन इसको एक टैबलेट यूज की जाती है इनिशियल इनटेक के बाद में, और ट्वाइस अ वीक डोज फॉर 3 मंथ तक, कंटिन्यू 3 मंथ तक इसको इनटेक किया जाता है। और लीस्ट साइड इफेक्ट तो है ही, जैसा कि मैंने बता दिया। ये है डर्मल इम्प्लांट, यहां पर इम्प्लांट करके दिखाया गया है। ये इम्प्लांट का स्ट्रक्चर है, सेम डायग्राम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डर्मल इम्प्लांट का।
ये यहाँ पर देखिए इम्प्लांट किया जा चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे स्किन के ऊपर थोड़ा सा ये इम्प्लांट का जो इंप्रेशन है वो दिख रहा है, तो इसको इम्प्लांट किया जा चुका है यहाँ पर। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को जो है वो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहा जाता है। ये इसी का दूसरा नाम है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो ये जो पिल्स होते हैं, ये जो मेथड है, ये विद इन 72 आवर्स, मतलब अनसेफ या कैजुअल जो सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया बाय चांस और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया गया, जैसे मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम वगैरह भी यूज नहीं किया गया, फीमेल जो है वो उसने कुछ इम्प्लांट भी नहीं करवाया है और वो कोई पिल भी नहीं ले रही है, और इसी तरह से अनसेफ कैजुअल कांटेक्ट हो गया है, तो अनसेफ कांटेक्ट हो जाने के 72 आवर्स, मतलब लगभग 4 दिन के अंदर अंदर जो है इसको यूज किया जाता है। तो इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है, या इसी को जो है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं। तो ये जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को, बट ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अर्ली पीरियड, विद इन अर्ली पीरियड, मतलब विद इन 72 आवर्स। तो 72 आवर्स में ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन अलोंग विद एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन सेम चीज है, या तो प्रोजेस्टेरोन अलोन होते हैं और या के फिर जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल स्ट्रिप, उसका मेडिकल में जो स्ट्रिप मिलता है टैबलेट का, उसका फोटोग्राफ देख सकते हैं। आई पिल, वेरी फेमस, बहुत फेमस नाम है आई पिल, तो ये नाम याद रखिए आई पिल। तो ये कुछ मेथड्स थे। ये जितने भी मेथड यहाँ पर हमने अभी तक स्टडी किए, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, फिर उसी के अंदर आईयूडीज आ जा रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, पिल्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये सब टेम्परेरी मेथड्स में आते हैं। मतलब ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करने के बाद में जब फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहे तो डर्मल और इम्प्लांट वगैरह को भी निकाल दिया जाता है। जब उसको निकाल दिया जाता है तो फिर उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। अब हम देखेंगे कुछ परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड या इनको सर्जिकल मेथड्स भी कहा जाता है, जिसको आम जबान में जो है आपने कहीं सुना भी होगा, नसबंदी करना कहते हैं सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में यहां पर स्टेरिलाइजेशन मेथड है, एडवाइस फॉर बोथ मेल एंड फीमेल पार्टनर, दोनों के लिए एडवाइस होता है, बट दोनों में से कोई एक भी जो है अगर स्टेरिलाइज हो जाए तो फिर जो है बर्थ कंट्रोल हो जाता है। परमानेंट मेथड है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। फिर स्टेरिलाइजेशन सर्जरी जो है वो मेल के लिए जो की जाती है उसको कहा जाता है वासेक्टोमी। यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में वासेक्टोमी, ये है फीमेल का मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर द टेस्टिस, दोनों वन पेयर ऑफ टेस्टिस है, यहां से इसके ऊपर एपिडाइमिस है, फिर ये वासा डिफरेंशिया। तो वासा डिफरेंशिया को यहां पर जो है कट करके फिर टाई कर दिया गया, या कि फिर आजकल जो है इसको ट्यूबल लिगेशन भी कर देते हैं, मतलब यहां पर क्लिप लगा देते हैं दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ। तो छोटी सर्जरी होती है, यहां पर टेस्टिस के ऊपर की जो स्किन होती है उसको थोड़ा सा कट किया जाता है, स्क्रोटम के ऊपर की स्किन को, और वहां से जो वासा डिफरेंशिया जो पास हो रहा है वहां पर उसको क्लिप लगा करके ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को कहा जाता है वासेक्टोमी। स्पर्म्स जो बनते हैं वो यहां तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, वापस स्पर्म में आते हैं और स्पर्म में आने के बाद में फिर वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, यहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। फिर इसी तरह से वासेक्टोमी, ये वासेक्टोमी में देखिए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइप। आजकल रिमूव नहीं करते, पहले जो है वो थोड़ा पार्ट रिमूव करते थे, पर अब जो है सिर्फ उसको बांध दिया जाता है, टाई अप कर दिया जाता है, बट उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब रिवर्ट नहीं कर सकते उसको। फिर फीमेल के लिए जो स्टेरिलाइजेशन सर्जरी है, उस फीमेल की स्टेरिलाइजेशन सर्जरी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, इट इज द ट्यूबेक्टोमी। यहां आप देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा, तो ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, सेम प्रोसीजर है बट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के साथ में, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। तो पहले कुछ पार्ट इसका रिमूव करके और फिर टाई करते थे, बट आजकल इसको जो है यहीं पर मिडल में क्लिप लगा करके इसको ब्लॉक कर देते हैं, तो स्पर्म जो है वो यहां से यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, तो और इवन ओवम भी जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है फैलोपियन ट्यूब तक का, तो यहाँ पे ओवम रिलीज होगा पर वो फैलोपियन ट्यूब के पूरे यहाँ एंड तक नहीं आ पाता। तो एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से प्रेगनेंसी
अवॉइड हो जाती है। फिर है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको जो है वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंडिया में जो एमटीपी है उसको 1971 में जो है लीगलाइज कर दिया गया था, मतलब 1971 में एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया, इंड्यूस्ड अबॉर्शन को। यहां आप देख सकते हैं, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ईयर याद रखिए, 1971 में इसको लीगल मान लिया गया। फिर यहां पर एमटीपी जो है इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में। इसी तरह से अगर कैजुअल कांटेक्ट की वजह से अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है या कोई रेप विक्टिम है और प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको एमटीपी करके उसका जो फीटस है उसको अबॉर्ट किया जाता है। सो इट इज द लीगल रेस्ट्रिक्शन, लीगल रेस्ट्रिक्शन इज देयर ओनली टू रिड्यूस फीमेल फीटिसाइड। मतलब ये है कि कुछ लोग जो है एमटीपी को इलीगली इस तरह से यूज करते हैं कि पहले एमनियोसेंटेसिस कर लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, थोड़ा पार्ट एमनियोटिक फ्लूइड का निकाला जाता है और उसको लेबोरेटरी में कैरियोटाइपिंग करके चेक कर लिया जाता है कि फीटस जो है वो मेल है या फीमेल है। हालांकि एमनियोसेंटेसिस जो है ये जो प्रोसीजर है इसको बर्थ डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोग जो है इसको सेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो है यूज करते हैं, तो उससे मेल फीटस है या फीमेल फीटस है ये मालूम हो जाता है। और उसके बाद में अगर फीमेल फीटस है तो कुछ लोग उसको अबॉर्ट करवा लेते हैं। तो अगर इस चीज के लिए एमटीपी की जा रही है कि फीमेल फीटस है और उसको खत्म करने के लिए, उसको अबॉर्ट करने के लिए अगर एमटीपी की जा रही है तो इसके ऊपर जो है फिर लीगल बैन है। एमटीपी करवाने वाले के ऊपर भी जो है बैन, और एमटीपी करने वाले जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसके ऊपर भी बैन है। लाइसेंस तक जो है वो कैंसिल हो जाता है, इसके अंदर जेल भी हो जाती है कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर। सो लीगल रेस्ट्रिक्शन है ओनली टू रिड्यूस फीमेल फीटिसाइड के लिए। और ये मेथड जो है ये भी याद रखिए कि सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब प्रेगनेंसी के 3 हफ्ते तक, 12 वीक्स तक, सॉरी 3 महीने तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है वो सेफ हो जाता है, रहता है। और उसके बाद में फिर जो है जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है तो रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। फीमेल के साथ साथ में जो है मैटरनल रिस्क भी जो है, फीटस के साथ साथ में जो है मैटरनल रिस्क भी बढ़ जाता है 3 मंथ के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। हालांकि इसको लीगलाइज किया गया है पूरी तरह से 5 मंथ तक का, लेकिन बहुत सेफ जो है शुरू के पहले ट्राइमेस्टर में होता है ये। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पास होने के बाद में एमटीपी करने से अवॉइड करते हैं, एमटीपी नहीं करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि एमटीपी मत करो। हाँ, उस कंडीशन में एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी अलाउड होता है कि अगर कोई बर्थ डिफेक्ट डिटेक्ट हो गया है, जैसे फीटस को जो है वो कोई सिंड्रोम आ गया, डाउन सिंड्रोम है या इस तरह की कोई अदर सिंड्रोम आ गए, या कि फिर जो है कोई एनोमली आ गई, कार्डियक एनोमली आ गई, या कि फिर जो है रीनल एनोमली है, हिपेटो एनोमली है। तो ऐसे केसेस में जहां पर फीटस के सर्वाइवल रेट या सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं वहां पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी एमटीपी कर दिया जाता है। तो ये याद रखिए सेफ जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है, क्योंकि एमसीक्यू इसके ऊपर पूछा जा चुका है कि किस टाइम तक, किस ड्यूरेशन तक ये सेफ है। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो देयर आर फ्यू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यहां एग्जांपल लिखी हुई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। इनको जो है वो एसटीडीज शॉर्ट में लिखते हैं, या इन्हीं को वीडी भी लिखा जाता है, वेनेरल डिजीज। So diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse from one person to या one partner to other, they are called STDs. इनको venereal disease भी कहते हैं या reproductive tract infections या RTIs भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV। तो ये है कुछ इसमें। अब इसमें
जितना एनसीईआरटी में है मैंने उतने ही लिखा है, डिस्क्रिप्शन मैंने डिजीज की नहीं लिखी यहाँ पर। एक्चुअली सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वार्ड्स वगैरह जो है इनकी डिस्क्रिप्शन भी है, बट इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिखी नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, तो आप उसको एडिशनली इंफॉर्मेशन के तौर पर बस खाली कॉजेटिव एजेंट क्या है उतना याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन मैंने लिख दी है, ऐड कर दी है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड एचआईवी इन्फेक्शन, अदर्स आर क्यूरेबल। बाकी जो है वो क्यूरेबल है, बिकॉज दीज आर द वायरल डिजीजेस, ये वायरल डिजीजेस है, तो ये क्यूरेबल नहीं होते हैं। अर्ली स्टेज में जो है क्यूरेबल हो जाते हैं अगर डायग्नोज होता है एचआईवी को छोड़कर, तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये डायग्नोज भी नहीं होते, तो इसके लिए क्योर भी नहीं होता इनका। कुछ जनरल सिम्टम्स मैंने यहां पर लिखे हैं, बट जनरल सिम्टम्स पर जाने से पहले मैं जो इंपॉर्टेंट इसमें से जो बहुत कॉमनली ऑकरिंग डिजीजेस हैं उनके कॉजेटिव एजेंट के नाम आपको मैं बता दे रहा हूं, तो आप उसको लिख लीजिए कहीं पर, याद रखना उसको। सिफिलिस और गोनोरिया दोनों बहुत कॉमन डिजीजेस हैं। तो सिफिलिस जो है, और दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज है। सिफिलिस जो है ये कॉज होती है ट्रेपोनेमा पैलिडम से, जो कि एक स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अल्सर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उन अल्सर्स को जो है वो चांसर्स कहा जाता है, और वहां पर सराउंडिंग के जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। पेनलेस होती है कंडीशन शुरू में, तो प्राइमरी चांसरॉइड जो है वो पेनलेस होते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो प्राइमरी चांसर्स जो होते हैं ये सेकेंडरी चांसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर सेकेंडरी चांसर्स के बाद में पूरी बॉडी के ऊपर फिर अल्सर्स जैसे आ जाते हैं, उसको टर्शियरी स्टेज कहते हैं, जो कि बहुत थ्रेटफुल कंडीशन होती है। और गोनोरिया के अंदर ये होता है कि इसके अंदर ये कॉज होता है निसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया से। तो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, फीमेल और मेल दोनों को हो सकते हैं दोनों डिजीजेस। सिफिलिस जो है ये फीमेल्स के अंदर प्राइमरीली देखने को मिलती है, और गोनोरिया जो है मेल्स के अंदर प्राइमरीली देखने को मिलता है, बाकी सेक्सुअल कांटेक्ट से दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोनोरिया के अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, और पस निकलता रहता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से व्हाइटिश म्यूकस के फॉर्म में जेनिटलिया से। तो ये कंडीशन जो होती है ये काफी पेनफुल कंडीशन होती है, गोनोरिया जो होती है। और सिफिलिस जो है ये स्टार्ट में फर्स्ट स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में ये पेनफुल नहीं होती। यहाँ पर यूरिन के अंदर बहुत बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। दोनों ही डिजीजेस जो है ये एंटीबायोटिक से ट्रीट की जा सकती है। जो ड्रग ऑफ चॉइस बताई जाती है वो है पेनिसिलिन जी, एक वेरिएंट है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन जी, उससे इसको ट्रीट करते हैं। बाकी आजकल डॉक्टर लोग दूसरे जो हाई लेवल के एंटीबायोटिक्स हैं जैसे सिफेलोस्पोरिन वगैरह वो सब यूज करते हैं इसके लिए, और टैबलेट्स के फॉर्म में भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा इंजेक्शन और आईवी के फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी इसमें से एचआईवी को आपने जो है वो स्टडी किया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, एचआईवी का स्ट्रक्चर भी आपने स्टडी किया है, एड्स का जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है और उसके सिम्टम और उसके प्रिवेंशन वगैरह सब आपने एक चैप्टर में स्टडी कर रखे हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी है, ये वायरल डिजीज है, और इसके अंदर एकदम जनरल सिम्टम्स आते हैं, फैटिग फील होता है, जॉन्डिस है, और फिर लो ग्रेड का फीवर रहता है, मतलब बहुत हाई फीवर नहीं होता, लो ग्रेड का फीवर रहता है, रैशेस आ जाते हैं, कभी कुछ कंडीशन में एब्डोमिनल पेन होता है, और लीवर के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में जो है ये लीवर सिरोसिस कॉज करता है, लीवर सिरोसिस, और हो सकता है कुछ आगे जाकर के जो है ये लीवर का कैंसर भी कॉज कर दे। फिर जेनिटल हर्प्स होते हैं कुछ, तो जेनिटल हर्प्स जो है ये हर्पिस वायरस या हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस से कॉज होता है। तो हर्पिस वायरस से ये कॉज होता है जेनिटलिया के ऊपर, इसके अंदर भी जो है रैशेस और अल्सर्स जो है फॉर्म हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया पर, और पेरी एनल रीजन पर भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फिर जेनिटल वार्ड्स जो है ये एक तरह के बिनाइन हार्ड आउटग्रोथ होते हैं और रफ सरफेस बनाते हैं, उठे हुए रहते हैं, छाले जैसे होते हैं बट रफ रहते हैं, तो इनको जो है जेनिटल वार्ड्स कहा जाता है। क्लेमाइडियासिस जो कंडीशन है ये
कॉज होती है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से, जो कि एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैथोजन है। तो ये मैंने कुछ नाम बता दिए हैं कॉजेटिव एजेंट के। ट्राइकोमोनियासिस जो है, ये ट्राइकोमोनास वजाइनालिस पैरासाइट से जो है वो कॉज होती है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉज होती है और वहां से फिर जो है मेल को ट्रांसफर होती है। येलो वजाइनल डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम है। तो इन जनरल जो कॉमन सिम्टम है सभी डिजीजेस के, वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, देखिए आप इसमें। इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। एसटीडीज जो है रिमेन असिम्प्टोमेटिक इन फीमेल एंड रिमेन अंडर डिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। काफी दिनों तक का जो है वो असिम्प्टोमेटिक होती है डिजीज। असिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते और बहुत दिनों तक का जो है ये डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। जब कोई सिम्टम नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसके लिए उसका डिटेक्शन भी नहीं हो पाता है। बाद की स्टेज में फिर ये पीआईडी कॉज करते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉज करते हैं। अगर मीनवाइल जो है फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो सडन एबॉर्शन भी कॉज कर देते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म तक का अगर ये डिजीजेस परसिस्ट है तो इनफर्टिलिटी और इवन समटाइम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी कॉज करते हैं। तो प्रिवेंशन, जनरल प्रिवेंशन लिखे गए हैं। अवॉइड सेक्स कांटेक्ट विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर। मल्टीपल सेक्स कांटेक्ट या अननोन पार्टनर से सेक्स कांटेक्ट को अवॉइड किया जाए और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाए। कॉन्डम जो है इसके अंदर बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि डिजीजेस को स्प्रेड होने से भी रोकता है। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट है तो डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंसल्ट किया जाए, क्योंकि ये डिजीज ऐसी होती हैं कि बहुत सारे लोग जो है इसमें हेजिटेट होते हैं डॉक्टर के पास जाने से, किसी को बताने से। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से ये डिजीजेस आसानी से बढ़ जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें जितनी जल्दी हो सके अपने फिजिशियन से कांटेक्ट किया जाए। इनफर्टिलिटी उसके बाद में नेक्स्ट है, मतलब कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन आप यहां देख सकते हैं। द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज कॉल्ड एज द इनफर्टिलिटी। ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, बट 1 ईयर मिनिमम माना गया है कि 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट, अनप्रोटेक्टेड रिकरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बावजूद भी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर जो है उनको कोई ना कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पर उसकी डेफिनेशन, मेडिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, रीजन लिखे हुए हैं कुछ पॉसिबल रीजन। द रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी में भी फिजिकल रीजन हो सकते हैं, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग का इंटेक करना, या कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज कर देती हैं। इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए जो मेथड है, मतलब जो इनफर्टाइल कपल हैं वो भी कुछ मेथड से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो उसके लिए ये जो टेक्निक्स है इनको जो है वो ART कहा जाता है। ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं कुछ, ARTs हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये जो मेथड्स हैं IVF और ET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें क्या करते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है अप टू 8 ब्लास्टोवियर उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। और इसमें दो आ जाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के अंदर, ZIFT मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या कि फिर GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और या कि फिर IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और इसके अंदर और एक मेथड है जो बहुत लो स्पर्म काउंट के अंदर परफॉर्म किया जाता है, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। सिनॉप्सिस यहां पर लिखा हुआ है एम्ब्रियो ट्रांसफर का टेस्ट ट्यूब बेबी जो मेथड है, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं, ओवम फ्रॉम द वाइफ या डोनर, वाइफ भी हो सकती है या कि फिर कोई डोनर फीमेल हो सकती है, वहां से लेते हैं और स्पर्म जो है वो हस्बैंड से या कि फिर डोनर से कलेक्ट किया जाता है। फिर
इसको कंट्रोल्ड कंडीशन में फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर जाइगोट जो रहता है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो जाइगोट को ट्रांसफर, अगर अर्ली एम्ब्रियो है मतलब 8 ब्लास्टोमियर तक का अगर एम्ब्रियो है, ब्लास्टोमियर वाला 8 ब्लास्टोमियर वाला है, तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। उससे ज्यादा अगर है तो उसको डायरेक्टली यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद में जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। फिर ये टेक्निक भी है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंडर नहीं आती है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। यहाँ पे दूसरी फीमेल के अंदर उसको ट्रांसफर इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बायोलॉजिकल मदर है वो ओवम तो रिलीज कर पा रही है, लेकिन उस ओवम को फर्टिलाइज होने के बाद में या तो वो उसको इम्प्लांट नहीं कर पा रही है अपने यूटेरस में, और अगर इम्प्लांट कर पा रही है तो फिर जेस्टेशन पीरियड जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन भी हो जाता है, लेकिन 2 महीने या 3 महीने तक प्रेगनेंसी चलती है और उसके बाद में खुद से ही जो है वो अबॉर्ट हो जाता है। तो कुछ रीजन हो सकते हैं इसके, जैसे यूटेरस का छोटा होना, फैलोपियन ट्यूब का छोटा होना, और या कि फिर कुछ इन्फेक्शंस या कि फिर कुछ बर्थ डिफेक्ट। बहुत सारे पॉसिबल रीजन हैं जिनको यहाँ पर सारे पॉसिबल रीजंस को लिस्ट आउट करना सिनॉप्सिस में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, तो जो अनदर फीमेल है उसको सरोगेट मदर कहा जाता है और इसीलिए इस मेथड को जो है सरोगेसी भी कहते हैं। तो सरोगेसी मेथड जो है ये है। फिर यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक सीमन इज कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर। तो जो स्पर्म बैंक वगैरह होते हैं वहां से भी ले सकते हैं या कि फिर हस्बैंड से भी सीमन ले सकते हैं और फिर उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है यूटेरस ऑफ द फीमेल के अंदर। फिर ये यूजफुल होता है either the male partner unable to inseminate naturally the female, और या कि फिर जो है वो sperm count naturally inseminate तो कर पा रहा है लेकिन sperm count जो है वो बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो इस सभी कंडीशन में इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो यहां तक हमने जो है वो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। एक टेक्निक याद रखिए, जब बहुत लो स्पर्म काउंट होता है, क्योंकि इसके पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, फॉर वेरी लो स्पर्म काउंट, जब बहुत लो स्पर्म काउंट होता है तो कौन सी टेक्निक जो है ज्यादा यूजफुल होती है। तो उसमें एक टेक्निक है वो है ICSI, दी हुई है NCERT में इन बिटवीन द लाइन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, स्पर्म जो होता है उसको डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ICSI के अंदर जो कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब एक्रोसोम का आना, फिर उसके बाद में उसका कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करना और फिर जो मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करना, तो ये तो सारे रिएक्शन ये अवॉइड हो जाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑल द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर बाईपास्ड। सारे के सारे जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है उनको बाईपास किया जा सकता है। तो वो जो टेक्निक है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। इसमें अब ये जो जितनी भी टेक्निक है, ARTs जितनी भी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है, इनका जो सक्सेस रेट है, ये सक्सेस रेट काफी कम होता है। मतलब कि बार-बार करवाना पड़ता है, जैसे जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर है वो कई बार करवाना पड़ता है और फिर उसमें से एक आध बार में जो है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर वो बता दिया जाता है जो पेशेंट रहते हैं उनको कि आप सक्सेसफुली कंसीव हो गए, और उसके बाद में वहां से जेस्टेशन पीरियड फिर स्टार्ट हो जाता है और बाकी की जो पोस्ट जेस्टेशन पीरियड में जो केयर होती है वो सारी ली जाती है, जेस्टेशन पीरियड वाली केयर ली जाती है, फिर बर्थ के बाद में जो पोस्ट नेटल केयर होती है वो सब ली जाती है। तो यहाँ तक के हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ था वो कंप्लीट कर लिया है, साथ में हमारा यूनिट भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी इस चैप्टर के ऊपर जो MCQs है वो MCQs सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा यूनिट पूरी तरह से MCQs के साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं।